नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। मुलाकात आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आया है जिसका नाम है सफ़रनामा। इस सफ़रनामा में मुलाकात आपकी मुलाकात कुछ ऐसी लोगों से करवाने वाला है जिनकी शख्सियत ऐसी रही जिसने लोगों के लिए उन्हें प्रेरणा का स्रोत बना दिया। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम होगा, लेकिन शुरुआत इससे करूँगी कि समाज सेवा के लिए हद से गुजर जाना, देश के गौरव और यूपी रत्न अवॉर्डी लायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान आज हमारे साथ मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद काजल जी, और ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को, ख़ास मुलाकात को, कि आप हम लोगों तक पहुँचे हैं। और मुझे लगता है हो सकता है मेरी जीवनी सुनने के बाद किसी एक का भी जीवन बदलने का कोई काम करेगा, तो मुझे लगेगा हम दोनों की मुलाकात बहुत अच्छी रही। जी, तो जितेंद्र जी से अपनी बातों का सिलसिला मैं आगे बढ़ाऊं, सवाल जवाब करूं उससे पहले एक नज़र उनके जीवन परिचय पर। 16 अक्टूबर 1967 ये वो तारीख थी जिस दिन जिला एटा के सौहार गांव में जन्म लिया जितेंद्र सिंह चौहान ने। प्राथमिक शिक्षा एटा के जनता इंटर कॉलेज में हुई और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए आगरा कॉलेज चुन बीएससी, एमएससी, एलएलबी की, जहां शुरुआत हुई इनके छात्र नेता बनने के सफर की। लेकिन पिता की सलाह मानते हुए राजनीति छोड़ी और साल सन 2005-06 में जुड़े गैर राजनीतिक सेवा संगठन लॉयंस क्लब से जुड़ जितेंद्र सिंह चौहान ने समाज सेवा का अनूठा उदाहरण पेश किया। सन 2022 वो साल रहा जब जितेंद्र चौहान ने लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डायरेक्टर का चुनाव जीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इंटरनेशनल डायरेक्टर चुने गए लॉयंस क्लब के। निश्चित तौर पर लोगों का प्यार और मेरे डिस्ट्रिक्ट के 3000 लोगों का, फिर मेरा जो मल्टीपल है नॉर्दर्न इंडिया जिसमें पूरा है, और उसके करीब 33,000 लायंस सदस्यों का जो प्यार था, उनकी दुआएं थी, उसकी वजह से इस पद तक मैं पहुंचा। और मैं अपने परिवार साईं बाबा को और अपने माता पिता को हमेशा से याद करता हूं कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद, उनके संस्कार, साईं बाबा का आशीर्वाद, जिसकी वजह से कुछ संभव हुआ। जी, लॉयंस क्लब के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि लॉयंस क्लब आखिर है क्या। लोगों के लिए शायद जो नहीं जानते हैं, जो नज़दीक नहीं पहुंचे हैं, जो सदस्य नहीं बने हैं, या जिन्होंने नज़दीकी से नहीं देखा है, वो सोचते होंगे बहुत सारी संस्थाएं इस दुनिया में चल रही हैं, इस देश में चल रही हैं, उन्हीं में से एक होगी, पार्टी करते होंगे, घर चले जाते होंगे। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल मैं ठीक कहना चाहता हूँ, पार्टी भी करते हैं, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, बीसर हम सेवा करते हैं। उनका मतलब होता है कि हम किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो हमसे कम भाग्यशाली है। और मुझे लगता है आज दुनिया में जिस तरह से लायंस ने 14 लाख से ज़्यादा मेंबर्स के साथ, 50,000 से ज़्यादा क्लब के साथ जो सेवा का बीड़ा उठाया है, मुझे लग रहा है दुनिया में जब सूर्य किसी भी देश में उग रहा होता है, वहाँ हमारे लायंस साथी काम कर रहे होते हैं। जब हिंदुस्तान में लायंस सो रहे होते हैं तो अमेरिका के लायंस काम कर रहे होते हैं, जब अमेरिका में सो रहे होते हैं तो हमारे दूसरे देश के लायंस काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कभी सूरज अस्त नहीं होता सेवा का। लायंस की जो सेवाएँ अनवरत जारी है। आज आई हॉस्पिटल की बात करें, 100 से ज़्यादा बड़े आई हॉस्पिटल हम लोग चला रहे हैं। आज ब्लड बैंक की बात करें, हमारा एक एक क्लब, अभी हम जयपुर में थे और मेरी बात हो रही थी एक क्लब से, 10,000 यूनिट एक ही क्लब इकट्ठा करता है और निःशुल्क उन लोगों को देने का काम करता है जो जिनके परिवार में लोग ब्लड देने के लिए तैयार नहीं। आपको पता है ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से ही मिल सकती है, जो खरीदी भी नहीं जा सकती, और उसके लिए लायंस आगे आई। हम लोग छोटी सेवा के रूप में हमने कैटरेक्ट के ऑपरेशन की शुरुआत की, और आज देख रहे हैं दुनिया में करीब 50 से ज़्यादा हमारे बड़े बड़े आई हॉस्पिटल्स बन गए, और हम उन आई हॉस्पिटल्स के माध्यम से लाखों सर्जरी कर रहे हैं, अंधत्व को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक डायलिसिस की बात थी, जब डायलिसिस सेवाएं बहुत महंगी हो गई
और जिस तरह से लोगों को प्रॉब्लम हुई, डायबिटिक लोगों को प्रॉब्लम हुई, किडनी के लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो आज हमारे इतने बड़े डायलिसिस सेंटर हैं, करीब हमारे 34 डायलिसिस सेंटर इस हिंदुस्तान में रन कर रहे हैं। और बताते हुए खुशी हो रही है कि उन डायलिसिस सेंटर में बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, और जहां 3,000 में प्राइवेट में डायलिसिस हो रही है, हम मात्र 200 रुपये में भी कर रहे हैं, और जिसके पास 200 रुपये भी नहीं है उसको हम डायलिसिस फ्री भी दे रहे हैं। जी, लगभग 2 दशक हो चुके हैं आपको लॉयंस क्लब से जुड़े हुए। अगर देखते हैं खुद को तो ये सफ़र कैसा रहा? 100% मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जाने अनजाने में मैं जुड़ा, मुझे तब तक बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, और मैं जब मीटिंग में गया, फन मीटिंग थी, मिले, उसके बाद हम उनके जब आई चेकअप कैंप में गए तो मुझे लगा यार कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। तब मुझे नहीं पता था मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मेरे मन में ज़रूर था कि हाँ ये प्लेटफॉर्म अच्छा है और इस पर किया जा सकता है। और साईं बाबा की ऐसी कृपा रही कि जिस दिन से ज्वाइन किया उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्लब प्रेसिडेंट से लेके हमारे यहाँ सीडी होती है, जॉन चेयरमैन बनते हैं, रीजन चेयरमैन बनते हैं, उसके बाद में वाइस गवर्नर बनते हैं, वाइस गवर्नर बनते हैं, फिर गवर्नर बनते हैं, उसके बाद फिर हमारे यहाँ मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन होता है, जो नॉर्दर्न इंडिया से होते हैं, वो काउंसिल चेयरमैन बना। और उसके बाद जो सबसे अहम पद है हमारे यहाँ, जो जिसको हम लोग कहते हैं प्रिविलेज भी है, प्राउड भी है, लेकिन कहीं कहीं जिम्मेदारी है। ये बड़े पद जो होते हैं ना, ये केवल उन लोगों को एहसास कराने के लिए नहीं होते हैं कि आपने कहीं लेबल पेन पहना है, बैच लगा लिया। ये बड़े पद इसलिए होते हैं कि आपने बड़ी जिम्मेदारी समाज के लिए क्या निभाई है, तो उस बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए हम तैयार हैं आज। जी, जब आपने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली, तो ये बात भी लाना सामने ज़रूर लाजमी है कि लगभग 6 दशकों के बाद ब्रज का कोई लॉयंस का ऐसा पदाधिकारी रहा जो इंटरनेशनल डायरेक्टर बन गया। कैसा रहा ये सफ़र, इसके बारे में क्या बताएंगे? निश्चित तौर पर कभी हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये लगभग ब्रज क्षेत्र कहलाता है, इसमें 17 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है। करीब 60 साल पहले लायंस क्लब यहाँ आया, करीब इस समय तो 64 वर्ष हो गए। तो आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी जब ज्वाइन किया था कि इस पद पर पहुँचूंगा, कि लोगों के प्यार और मेरे काम करने का जो तरीका, जो लोगों से जुड़ाव था, उस जुड़ाव ने मुझे लोगों के दिल में वो जगह बनाई कि आज मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग बहुत प्यार करते हैं। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है हमारे करीब 14 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बरेली, आपका बदायूं, मैनपुरी, इटावा, बुलंदशहर है, मथुरा है, हाथरस है, एटा है और फिरोजाबाद है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट मिला के एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जब मैं उसका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चुना तो उस समय मन में था कि मैं लोगों को जोड़ूंगा, और उस समय मैंने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से सबसे ज़्यादा मेंबर इस हिंदुस्तान में जोड़ने का अवार्ड, गोल्ड अवार्ड लिया हमने प्रेसिडेंट से, अपने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से, क्योंकि हमने उसे करीब लगभग 1200 से ज़्यादा नए मेंबर इस संस्था को दिए, जिन्होंने लाइनिज़म को मेरे टेन्योर में 1 साल के भीतर ज्वाइन किया। और आज मुझे खुशी है, उसमें से बहुत सारे साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे साथी व्यक्तिगत रूप से चैरिटी कर रहे हैं। आज जब बात आई थी कोविड में, जिन लोगों ने माँ बाप खो दिए, जिन बच्चों ने, उन बच्चों को गोद लेने की बात आई तो हमारे लाइन साथी खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम उनके साथ जुड़ेंगे जाके। तो निश्चित तौर पर जिस समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत थी, जिस समय लोग घर से नहीं निकलते थे, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उस समय हमारे लाइन साथी निकल कर आए और उन्होंने उस समाज के लोगों की मदद करने का काम किया, जिस मदद के लिए हम जाने जाते हैं, जिस मदद से हमारी पहचान है। जो आज हम ये लेबल पेन पहनते हैं, ये लेबल पेन ही हमारी पहचान है, और ये हमें हर पल एहसास दिलाती है कि हम सेवा के लिए बने हुए हैं और हमें सेवा करनी है। जी, जो जितेंद्र चौहान अचानक एकदम से, मतलब कोई प्लान नहीं था और लॉयंस क्लब के साथ जुड़ गए, वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो 3 दिवसीय मतदान हुआ उसमें 92.4% की वोटिंग लेकर मतलब जीत गए। हाँ, सबसे बड़ी सरप्राइज ये थी, और मेरे ऊपर तो कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा है। वैसे मैं कनाडा, सारे देश, यूएस कई बार गया हूँ, सारे देश मेरे विजिट किए हुए, पर इस बार मेरा वीज़ा नहीं लगा। तो एक मन में डर रहता है कि आपका इलेक्शन हो रहा हो और आप वहाँ मौजूद नहीं हो। और आप सोचो, मेरा इलेक्शन चल रहा था, हज़ारों लोग दीवानों की तरह भारत का तिरंगा लेके वहाँ घूम रहे थे सड़कों पर, और उन मॉन्ट्रियल में जब लोगों ने मुझे वोट किया तो वो वहाँ से विक्ट्री का निशान बना के मुझे व्हाट्सएप कर देते। मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था और वहाँ लोग जश्न मना रहे थे। जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ, वहाँ करीब 20,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स पूरी दुनिया से 210 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ जो उनके सामने जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर चुना गया हूँ और 92.4% मुझे वोट मिला, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जब अच्छा आप करते हैं
तो ईश्वर आपके साथ होता है, लोगों की दुआएं आपके साथ होती हैं। और उन्हीं दुआओं का असर था कि न जाते हुए भी, इस शहर में रहते हुए वहाँ जाकर इतने बड़े वोटों से मैं विजयी हुआ। इस सब के लिए मैं अपने हिंदुस्तान की लीडरशिप, हमारा इस्लामी एरिया है जहाँ 14 हमारे कंट्रीज़ हैं, जिसमें लेबनान है, इजिप्ट है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उन सारे देश के लीडरशिप को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बीड़ा उठाया कि हमारा एक भाई नहीं आया है, तो उसका चुनाव हम मिलकर लगेंगे। तो हज़ारों लोग वहाँ जितेंद्र चौहान बनकर चुनाव लड़ रहे थे। जी, आप छात्र नेता भी रहे, और फिर ऐसा क्या हुआ, कहानी क्या है इसके पीछे कि यूपी रत्न अवार्डी, समाज सेवी और इंटरनेशनल डायरेक्टर लॉयंस क्लब के जितेंद्र चौहान बन गए? सच बात यह है कि मेरा, जब मैं स्टूडेंट लीडर में था तो मुझे मन था, मैंने एमएससी किया आगरा कॉलेज से, फिर एलएलबी किया आगरा कॉलेज से। उसके बाद मेरा मन था कहीं ना कहीं मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूँगा। और अचानक ही, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ पार्टी का, एक पार्टी का ऑफ़र आया और मुझे टिकट भी उन्होंने लगभग फाइनल कर दिया। फिर मैं उसके बाद अपने पिताजी के पास गया और उनसे जब मैंने जिक्र किया, उस समय मेरी उम्र 27 वर्ष थी केवल। तो जब मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने पापा ऐसे ऐसे बात है राजनीति में, वो मेरे आदर्श थे। तो पापा मेरे चूँकि खुद 23 साल तक जिला सहकारी क्रय विक्रय के एटा के चेयरमैन रहे, तो मैंने कहा यार मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। तो बोले तुम करते क्या हो? मैंने पापा मैंने तो अभी लॉ किया है। तो बोले तुम्हारा व्यापार क्या है? मैंने अभी तो कोई ऐसा व्यापार नहीं है। तो बोले राजनीति में जिस दिन आप ये सोच कर आओगे कि राजनीति एक व्यापार है, राजनीति से आपको धन कमाना है, तो उस दिन राजनीति भी गंदी हो जाएगी और राजनीति से आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अगर राजनीति में आना है तो सबसे पहले आप व्यापारिक रूप से मजबूत हो, आप अपने व्यापार को जमाएं, उसके बाद राजनीति में समाज सेवा के लिए आएँ। राजनीति सेवा का माध्यम है, राजनीति दूसरों की मदद करने का माध्यम है। जब ये बात पापा ने कही तो मेरे दिमाग में आ गया, जब सेवा ही करनी है तो क्यों राजनीति? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चुने कि हो सकता है मैं उत्तर प्रदेश का एमएलए बन जाता तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर पाता, हो सकता है मैं सांसद बन जाता तो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर लेता, अगर मैं मिनिस्टर बन जाता हो सकता है मैं उत्तर प्रदेश में काम कर लेता। आज दुनिया के 2 से 10 देशों में काम करने का सौभाग्य है, आज पूरे हिंदुस्तान में काम करने का सौभाग्य है, आज जो हमारा इस्लामी एरिया है वहाँ सौभाग्य है। आज अभी जब श्रीलंका में आपने देखा जिस तरह से क्राइसिस हुई और सरकार फेल हो गई, वहाँ खाने को पैसे नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, और ये पोजीशन हो गई कि वहाँ मेडिकल सुविधाएँ कोलैप्स करने लगी, लोगों को ज़रूरत की दवाई नहीं मिल पा रही थी। तो 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लाखों रुपए की दवाइयाँ वहाँ भेज दी हमने। जब देवी आपदा आई नेपाल के अंदर तो हमने हज़ारों ट्रक वहाँ सामान भेज दिया। आज जब केदारनाथ में देवी आपदा आई तो वहाँ हम लोगों ने घर बनाने का काम किया। आज जिस तरह से किसी भी देश में सुनामी आई तो हम लोग खड़े हो गए। किसी भी देश में अभी युद्ध चल रहा है और युद्ध में जो रिफ्यूजी हैं उनकी हम मदद कर रहे हैं। तो ये शायद अगर मैं एक एमएलए होता तो यहीं तक काम कर पाता। आज पूरी दुनिया है मेरे लिए, पूरा आसमान है जहाँ मैं काम कर सकता हूँ। जी, पिताजी के कहने पर राजनीति छोड़ी और समाज सेवक बन गए, लेकिन आप डाल डाल चले तो राजनीति पात पात चली, और आपकी वाइफ जो है वो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है, क्या कहेंगे? वो लायंस से भी जुड़ी हुई थी और लायंस क्लब में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई। वो चार्टर प्रेसिडेंट भी रही, मेरा हमेशा सहयोग दिया और मेरी अच्छी दोस्त भी हैं। और अचानक ही बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उस समय थे जो वाजपेयी जी, वो शहर में आए होंगे और मोदी जी का उस समय इस देश में आने का प्लान बन चुका था और उन्होंने कहा हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सामाजिक लोग हैं, आप राजनीति में आओ। तो उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने कहा मेरा तो राजनीति में मन नहीं है और मैं सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुका हूँ, लायंस के प्लेटफार्म से जुड़ा हूँ, तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। तो उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं आना चाहते हो तो मैं अपनी छोटी बहन को लेने आया हूँ। और उसी समय 2013 में उन्होंने राजनीति ज्वाइन की और उन्होंने उसी समय उनको प्रदेश वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया। बहुत बड़ी बात थी। वो वृक्षित की अध्यक्ष रहीं, प्रदेश का वर्किंग कमेटी की दोबारा मेंबर बनी और फिर इस समय यूपी बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो वो 3 काम कर रही हैं। और महिलाएं हमेशा आप देखा ईश्वर की एक अलग ताकत होती है, उनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, वो परिवार को भी संभालती हैं। जब लायंस में मुझे ज़रूरत होती है तो वो लायंस में भी मेरे साथ रहती हैं और पॉलिटिक्स को भी पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि डेस्टिनी में लिखा होता है
किस आदमी को भगवान को क्या काम लेना है। तो मुझे ईश्वर को इस प्लेटफॉर्म को चुना, तो मुझे यहाँ मैं सेवा करने का मौका मिला है, उन्हें राजनीति के माध्यम से सेवा करने का मौका मिला है। और मुझे विश्वास है जो काम मैं कर रहा हूँ और जिस वो पार्टी से जुड़ी हुई हैं वो भी निश्चित तौर पर समाज के लिए और देश के लिए अच्छा काम करेंगी, क्योंकि ज़िंदगी में सच्ची सेवा तो वही है जो हम दूसरों के काम आ जाएं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और मैंने अक्सर करके कम से कम 200-300 बार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने लाइन्स के मंच पे पढ़ा है कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और क्या पता कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए, हमें तो ढूंढने हमेशा ऐसे मौके हैं कि हमारी ज़िंदगी दूसरों के काम आ जाए। तो इसी फलसफा के साथ मैं चल रहा हूँ और मुझे लगता है इसी फलसफा के साथ बबीता जी राजनीति में आगे बढ़ी हैं कि हर पल ये ढूंढो कि हमारी ज़िंदगी दूसरों के काम आए, क्योंकि इस कोविड ने तो एक पल का भी विश्वास नहीं, पता नहीं, लेकिन जितने पल ईश्वर ने दिए हैं हम उन पलों में खुद खुश रहते हुए लेकिन दूसरों को खुश रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी, जब बात आपने डेस्टिनी की तो सन 2014 में आपको डेस्टिनी मेकर का भी अवार्ड मिला। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय राम नाईक जी द्वारा जब मुझे डेस्टिनी मेकर्स अवार्ड दिया गया तो मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई। अवार्ड आपको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अवार्ड मिलने के बाद आपकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी और हो जाती है। आपको हर पल ये सोचना होता है कि इससे अच्छा और हम क्या करें, समाज को क्या अच्छा दें। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ बेटे कुछ बेटियाँ जिनको मैंने गोद लिया और जब उनके रिजल्ट आए, जो उन्होंने बड़े बड़े कॉन्वेंट कॉलेज को टॉप किया, एक बेटी ने तो टॉप करने के बाद में इंजीनियरिंग में 200वीं रैंक थी उसकी। तो जब ये सारे रिजल्ट आते हैं तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं एक बेटी और एक बेटे का पिता नहीं हूँ, मैं उन 14 बच्चों का भी माता पिता रहा हूँ जिन बच्चों को मैंने जन्म जरूर नहीं दिया, बट उनको भविष्य बनाने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए मैंने काम किया। और मुझे लगता है आज वो सब सेटिल हैं और उन्हीं की दुआएं हैं कि आज हम सब लोग, ईश्वर की सारी कृपा है, हर तरह से ईश्वर का आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है कि आज हमने किसी की डेस्टिनी बनाई तो ईश्वर ने मुझे आगे बढ़ा दिया। आज जिस चुनाव को मैं जीत कर आया हूँ उस चुनाव मैं ये कह सकता हूँ कि सालों लोग तपस्या करते हैं, सालों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ना मैंने उतनी तपस्या की है, ना मैंने मेहनत की है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मेरे लोगों की दुआओं का असर था। रास्ता ज़रूर कठिन था लेकिन इतना सरल हो जाएगा, ये केवल उन लोगों की दुआओं का असर था जो मैं जाने अनजाने में सेवा की। जी, जब बात दुआओं की करें तो आप समाज सेवक तो हैं, साथ में साईनाथ फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं, साईनाथ मंदिर भी बनवाया आपने। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि बाबा ने मुझे उसी काम के लिए चुना है। और आज अब कोविड की वजह से बंद हो गया, लेकिन लगातार 14 वर्ष मेरे बेटे का जो केक था बर्थडे का, वो कैंट रेलवे स्टेशन पर कटा। वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं कटा, किसी बड़े शहर में नहीं, वो उन लोगों के साथ जो बाबा के दर्शन करना चाहते थे लेकिन धन की अभाव में, जानकारी के अभाव में नहीं जा पाते थे, तो उनके लिए एक स्पेशल बोगी पूरी रिजर्व करा के हम लोग लगातार 14 वर्षों तक उसके बर्थडे को मनाया। कोविड की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अब परमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर प्लान है कि जल्दी सब न्यू नॉर्मल होने के बाद जल्दी ठीक हो रहा है सब, और मुझे लगता है कि हम फिर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और उन हज़ारों लोग जो आज भी चाहते हैं कि बाबा के हम दर्शन करके आएँ, उनके लिए हम फिर व्यवस्था करेंगे, वो ठीक दर्शन करने जाएं। और मुझे लगता है कई बार बहुत सारे लोगों का इलाज कराने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं हमेशा कहता हूँ आपको सौभाग्य है, आप किसी की मदद करने के लिए ईश्वर ने आपका मन बनाया, ईश्वर ने आपको धन भी दिया, अच्छी सोच भी दी। और एक बच्चा था, एक बार मैं घर के बाहर निकला, सर्दियों के दिन थे और मैंने शॉल ओढ़ी हुई थी, देखा तो बाहर वो बच्चा कंधे पर था और वो उसका एकदम रोने लगा, उसकी मदर और वो दोनों, और कहा कि मेरा बच्चा मर जाएगा, इसे बचा लो। तो मैंने कहा कि क्या हो गया, कि बहुत बीमार है। मैंने देखा तो बच्चे की बिल्कुल आंख अंदर गड्ढे में गई हुई थी। मैंने कहा 5 मिनट वेट करो। पैर को हाथ लगाने लगे, मैंने रोका उनको, नहीं पैर मत छुओ, आप बैठो, पानी वानी उनको मिठाई खिलाई, बैठा लाया। इतनी देर में डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ने कहा, मैं डॉक्टर साहब एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट MC अग्रवाल जी, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा ठीक है जितेंद्र भाई भेजो, उन्हें भेजा। मैंने साथ चला गया, डॉक्टर साहब को लगा अरे आप साथ हैं, आपका कौन है? मैं नहीं जानता, मेरे तो घर के बाहर खड़ा हुआ था। मेरा क्या रिश्ता है, ये भगवान ने रिश्ता बना के भेज दिया है, और डॉक्टर साहब की मदद करनी है।
और आप सोच सकते हो उसके बाद में उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये टेस्ट करा दो। मैंने पैथोलॉजी को फ़ोन किया, मैं नाम लेना चाहता हूँ, मैडम आस्था पैथोलॉजी की मैडम थी अग्रवाल, दिनेश गर्ग हैं उनकी, ऋतु गर्ग उनकी वाइफ जो थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने नहीं भैया आप इतनी चैरिटी कर रहे हो तो सारे टेस्ट फ्री, आप भेज दो हम सारे टेस्ट फ्री कर देते हैं। उन्होंने सारे टेस्ट फ्री किए। मैंने मेडिकल वाले से कहा, मैंने भैया जो दवाइयों दे दे पैसे मैं दे रहा हूँ। तो उसने कहा भले भैया जो मेरा मार्जिन है छोड़ दो, बाकी दवाई 2,500 रुपये की दवाई आई, 2,500 की दवाई, डॉक्टर ने फीस नहीं ली, पैथोलॉजी के चार्ज नहीं लगे, और उस 2,500 की दवाओं में उस बच्चे का जीवन बचा, जिसके 3 बच्चे पहले ख़त्म हो चुके थे, चौथा बच्चा था, और वो माँ और बाप पिछले 3 दिन से शहर में भटक रहे थे। और हो सकता है भगवान ने माध्यम मुझे बनाना हो इसलिए वो मेरे पास आए। वो 3 दिन से उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी, मदद नहीं मिल पा रही थी, लेकिन मैं अचानक मैं रात को लौट के आया था, सुबह निकला और मुझसे मदद करा ली ईश्वर ने, मुझसे काम ले लिया। लेकिन मुझे खुशी जब हुई 3 दिन के बाद बच्चा स्वस्थ हो गया और डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ये 24 घंटे और लेट हो जाता तो शायद ना बच पाता। तो ईश्वर को आपसे काम लेना है। और कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जीवन में, कई एक्सीडेंट मरीजों को मैंने जब लेके गया, एक बार एसएन में भर्ती कराया, और आप कल्पना कर सकते हो कि उसके पैर से 5 किलो कीड़े लगभग निकालने का काम हमारे साईं भक्तों ने किया, हमारे मंदिर के उन बच्चों ने किया, जिन बच्चों को मैं नमन करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो पूरे 10 दिन वो बच्चे वहाँ रहे। एक एक्सीडेंट में केस आया, वो 27 दिन कोमा में रहा एसएन मेडिकल कॉलेज में, और हम लोगों ने उसकी पूरी सेवा कराई। उस 27वें दिन मैं दिवाली से एक दिन पहले उसके लिए दीपक जलाने गया था, मैंने ठीक हो जाए, क्योंकि वो उसको घर वालों को भी नहीं बताया था, अज्ञात में उसको एडमिट कराया गया था। तो मेरी नोकझोंक भी हुई शासन के पास डॉक्टर्स के साथ। उन्होंने कहा भाई लावारिस से हम कैसे इलाज करें। तो मैंने एक तर्क दिया, मैंने कहा हम दुनिया में घूमते हैं, हम किसी दूसरे शहर में हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ हम लावारिस होंगे, तो आप ये मत सोचो लावारिस हैं, इन लोगों के हम साथ खड़े हुए हैं। और 27 दिन बाद जब मैं दीपक जला के आया तो 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब का वहाँ से फ़ोन आया कि उसको होश आ गया है, और वो बच्चा 16 साल का बच्चा था। और उसके बाद 10 दिन वो मदर टेरेसा में हमने रखा, और मदर टेरेसा के बाद उस बच्चे ने फिर पता लिखा और उसके माँ बाप को बुलाया। तो उसके माँ बाप और वो बच्चा जब मेरी हथेलियों को चूम रहे थे, हाथों को चूम रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए कोई भारत रत्न से कम बड़ा अवार्ड नहीं है, क्योंकि जो आंखों में उनके आंसू और जो प्यार झलक रहा था, तो मुझे लगा कितनी बड़ी चीज़ हम लोग समूह के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमारे साईनाथ ट्रस्ट के लोग, साईं मंदिर राजा मंडी के लोग, हमारे लायंस क्लब के साथी खड़े हो जाते हैं। ऐसी सारी सेवाएं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, हज़ारों एग्जाम्पल है। अगर मैं 24 घंटे आपको इंटरव्यू दूंगा तो मेरे जीवन के कितने पहलू ऐसे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो एक आधी कहानियां हैं, 2 दशकों में न जाने ऐसी कितनी कहानियों के साक्षी आप खुद रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ, मैं वो सीन याद करता हूँ, शायद वो एक बच्चा था, फादर ख़त्म हो गए थे, बहन को डाइवोर्स हो गया था, और डाइवोर्स के बाद बहन अकेली रह रही थी। डॉक्टर ने कह दिया उसके दिल में छेद था कि क्या बचेगा नहीं, अकेला सहारा घर का, माँ विडो, बहन विडो ही कहेंगे, जब पति ने छोड़ दिया, और 2 बच्चे उसके साथ लेबर क्वार्टर में रहते थे। और उसके बाद कॉलोनी के कुछ लोगों ने, कुछ हमारे पत्रकार साथियों ने, ये वो इस समय पहले डीजी न्यूज़ में थे, इस समय न्यूज नेशन में है, राहुल ठाकुर, उनका फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे आप कुछ मदद कर दो। मैंने किया, बोले भैया एम्स में एडमिट करा दो। थोड़ी हम लोगों ने बातचीत की, किसी से कहलवाया, और एम्स में उन लोगों ने कहा ठीक है हम भेजो, एडमिट कराते हैं। एम्बुलेंस की 20,000 रुपये दिए उनके परिवार को, और जब वहाँ चले गए तो उन डॉक्टर्स के लिए रिसर्च का कारण बन गया वो। आप सोचो, वो शायद प्राइवेट इलाज में 20 लाख खर्च करने के बाद भी नहीं बच सकता था। वो 20,000 में 1.5 महीने एम्स में इलाज कराने के बाद वो बच्चा यहाँ वापस आया। अभी पिछले 2 साल पहले जब मुझसे मिला तो उसे देख के कभी सो ही नहीं सकते थे कि जिसके यहाँ लगातार 2 साल तक 2 नली पड़ी रहती हों, जिससे 2 लीटर से ज़्यादा पस निकल जाता हो पर डे, वो बच्चा कभी बच सकता है। आज स्वस्थ है। एम्स के डॉक्टर्स को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, अपने साथियों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो उसको लेकर यहाँ से मेरे कहने पर एम्बुलेंस में गए। मैंने तो केवल टेलीफोनिक सेवा की, 20,000 रुपये की छोटी सी मदद की, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी बदली। और फिर जब पूरी कॉलोनी के लोगों ने मुझे बुलाया तो वो माला और हार लेकर खड़े हुए। तो कॉलोनी के लोग सारे, हमारे कुछ पत्रकार साथी भी थे, कह रहे भैया आपने ऐसा काम कर दिया तो हम सेवा करना चाहते हैं, हम स्वागत करना चाहते हैं। तो मैंने कहा फिर मुझे ऐसा लगेगा स्वागत कराने के बाद कि मैंने कुछ रिटर्न गिफ्ट ले लिया।
और मैं चाहता हूँ रिटर्न गिफ्ट के रूप में मुझे ऊपर जब जाऊँ तो मुझे मिले, ईश्वर की डायरी में लिखा मिले कि मैंने कुछ अच्छा किया है। बीएससी एमएससी लॉ करने के बाद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जितेंद्र चौहान बन गए लॉयंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर। जितेंद्र चौहान ये सिर्फ देश के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, आगरा के लिए नहीं, बल्कि एटा के लिए, एटा ज़िले के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और मेरा आखिरी सवाल है कि आप खुद एटा से हैं, तो एटा के साथ आप कितना जुड़ाव महसूस करते हैं? नहीं, मेरा चूँकि जन्मभूमि है और आपको पता है जन्मभूमि से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए। और चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था आपके इंटरव्यू में, मेरे पिता जो थे मेरे आदर्श थे। मेरे जीवन में सबसे, मैं आज भी कहता हूँ, दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं तो आपके माता पिता हैं। तो उनसे मेरा बहुत अटैचमेंट था। वो 23 साल तक जिला सहकारी क्रय विक्रय के चेयरमैन रहे और वो ऐसे चेयरमैन रहे कि जिन्होंने कभी संस्था की चाय भी नहीं पी। वो कहते थे जीवन में जब कोई आपको जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी को निभाओ ऐसे कि जब आप आंख बंद करके शीशे के सामने खड़े हो और आंख खोलो तो लगे कि आपसे ज़्यादा पवित्र कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा कोई ईमानदार है। तो ऐसे पिता की मैं संतान हूँ कि जिन पर मैं गर्व करता हूँ। और उसकी वजह से आज हमारे 2 भाई, एक गांव में रहता है, एक एटा में रहता है, उसका वहाँ रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, हम लोगों के वेयर हाउस हैं, हमारे गांव में हमारी फार्मिंग भी है। एक भाई चूँकि जीवन भर पापा और मम्मी ने कहा था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले हमने उन दोनों को खोया है, तो लेकिन उन्होंने कहा कि हम गांव में ही रहेंगे। वो कभी कभी हमारे पास आते थे, एटा भी आते थे, लेकिन मोस्टली समय वो गांव में रहना चाहते थे। तो 40 साल तक सरपंच भी रहे फादर हमारे। तो एक भाई पापा और मम्मी की वजह से वो गाँव नहीं छोड़ा उसने। वो हम लोगों की आपस में बात हो गई और उसने कहा ठीक है, हम मम्मी पापा के साथ ही रहेंगे गांव में। और वो गांव में रहा। और एक बार गांव के लोग सब इकट्ठा होकर आ गए कि तुमने आगरा में इतना नाम किया है, इतना सब जगह किया है, हमें एक भाई दे दो। तो हमने छोटे वाले भाई को एक बार बोला तो वो गाँव में प्रधान भी बना। और एक बार प्रधान बनने के बाद में फिर मैंने उससे मना कर दिया, अब तुम्हें प्रधान नहीं बनना है। केवल प्रधान बनने के बाद एक बार ये शो कराना है कि प्रधान भी ईमानदार हो सकता है, अच्छा काम कर सकता है। तो पद कोई भी मिले, मैं कहता हूँ एमएलए बनो, आप एमपी बनो, ये आपकी डेस्टिनी है। पर उसके बाद लोग आपको कैसे याद करेंगे ये आपके कैरेक्टर पर निर्भर करता है। पद तो आप डेस्टिनी से मिल जाते हैं, लेकिन उस पद के बाद आपने क्या न्याय किया। क्योंकि मैं एक और बात कहता हूँ, जीवन जो है भाग्य पर निर्भर है, जीवन भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु समय पर निर्भर है, लेकिन मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये कर्मों पर निर्भर है। कौन विधायक बना, कौन सांसद बना, कौन मंत्री बना, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन प्रधानमंत्री बना, ये कभी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो उस पद पर रहते हुए आपने क्या काम किया। और आज मुझे खुशी है 13 अगस्त को लखनऊ जीपीओ के द्वारा माई स्टाम्प के तहत 5 रुपये की डाक टिकट जब मेरे फ़ोटो के साथ, ताजमहल के फ़ोटो के साथ उन्होंने जारी की, रिलीज़ की, तो मुझे लगा कि ये तभी संभव हुआ कि सामाजिक जीवन मैंने जिया। हो सकता है मैं और दूसरा जीवन जो जीता तो हो सकता है इन सब चीज़ों को नहीं हासिल कर पाता। और आज हर शहर में लोग प्यार करते हैं, एक उम्मीद की किरण रहती है और दायरा सेवा का बढ़ गया। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जब ईश्वर मौका दे तो आप दूसरों के लिए जिस दिन आप जीना सीख लेंगे ना, तो जो सुकून मिलता है उस जीने के बाद, जब जिन बच्चों की मैंने बात की तो मैं अपने बच्चों के रिजल्ट से ज़्यादा जब उन बच्चों का रिजल्ट देखता था तो बहुत खुशी होती थी। मुझे लगता था इनके पीछे तो और भी है, हमारा व्यापार भी है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उस बच्चे के लिए केवल उसका कैरियर है, अगर वो बन गया तो हो सकता है वो स्थापित हो जाए, हो सकता है वो नई ज़िंदगी बनाए, अपने परिवार को आगे लेके जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो जिस लायक है, ज़रूरी नहीं है आप पे पैसा हो, तो आप कोई बूढ़े को सड़क क्रॉस करा दें, बड़ी सेवा है। किसी के आपके घर के बराबर में कोई बुजुर्ग रहता हो, उसके बच्चे, आजकल लोगों के बच्चे विदेश में ज़्यादा रहने लगे हैं, तो उसको किसी डॉक्टर के यहाँ ले जाना हो, उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, वो भी सेवा है। अगर कोई सड़क क्रॉस कर रहा है और कोई विकलांग को देख लो, किसी दिव्यांग को देख लो, तो रुक जाओ और उसको सहारा देके सड़क क्रॉस करा दो, वो भी समाज सेवा है। तो दिल होना चाहिए, मन होना चाहिए। हम रोज़ की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने अलावा कुछ दिखता नहीं, और इन छोटे छोटे बदलावों से ही बड़ा बदलाव आता है। तो जितेंद्र जी के लिए मेरा आखिरी सवाल कि मुलाकात के साथ ये मुलाकात कैसी रही? 100% मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और चूँकि आपके चैनल को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो लोग देखेंगे, अगर किसी एक की भी ज़िंदगी बदलने का मैंने काम किया, एक के मन में भी समाज सेवा का काम करने का काम किया, तो आपका चैनल
निश्चित तौर पर मेरा इंटरव्यू जो है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरा इंटरव्यू देना सफल हुआ। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल का, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉमर्शियल की तरफ जा रहे हैं और आपने ऐसे लोगों को चुना है। आप किसी बिजनेसमैन को चुनते हो तो हो सकता है और कुछ और आपके चैनल को ऐड मिल जाता, लेकिन आपने तो उन सामाजिक लोगों को चुना है, आपने उन लोगों को चुना है जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर सोच आपकी बड़ी है, मेरी शुभकामनाएं हैं। हो सकता है कि आज के बाद आपके चैनल को लोग देखने के बाद ये कहें कि नहीं नहीं, आप ऐसे ही लोगों को और निकाल कर लेकर आओ, तो मुझे लगेगा मेरा इंटरव्यू देना भी सार्थक हो गया। जी, और जब लोग जितेंद्र चौहान जी के बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले मुलाकात पर ही जाएं और उनके व्यक्तित्व से रूबरू हो जाए। व्यक्तित्व जीवन का एक अहम पहलू है और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है समय भी काफ़ी हो गया, कि जीवन में जब इंसान आगे बढ़ता है तो कठिनाई बहुत आती है और परेशान हो जाता है। आज मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, खास तौर से युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश मेरा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल को लाखों लोग देख रहे हैं इस समय। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पत्रकारिता जीवन में भी बहुत संघर्ष है, कोई व्यापार करने जाओ बहुत संघर्ष है, युवा पीढ़ी पढ़ रही है तो संघर्ष है। केवल उनसे ये कहो कि आप भगवान राम को पढ़ें, भगवान कृष्ण को पढ़ लें, भगवान शिव को पढ़ें, देखें। जब ईश्वर का जीवन सरल नहीं था तो हम इंसान क्यों परेशान होते हैं? जब उनके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ थी, वो विचलित नहीं हुए, तो हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, कठिनाइयाँ आएंगी और जब कठिनाइयाँ आएंगी तो हम उनका मुकाबला करेंगे और जब मुकाबला करेंगे तो निश्चित तौर पर आएंगे। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि हरवंश राय बच्चन जी ने जब कहा है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना किए हुए कुछ जय जयकार नहीं होती। तो आप कोशिश करें, अच्छा करें, खुद के साथ दूसरों के लिए जीना सीखें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रहे लॉयंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान, जिनका जीवन परिचय बना लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन और जो खुद बने लाखों लोगों के लिए मसीहा। हम ऐसे ही आपके पास ऐसे ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ लाते रहेंगे और ऐसे ही उनके लाइफ से जुड़े किस्से आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।